एनवायरनमेंट, पर्यावरण। सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। सौर मंडल के ज्ञात ग्रहों में पृथ्वी इकलौता ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। इसका कारण यहाँ का पर्यावरण है। पर्यावरण क्या है, इसकी विवेचना अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे व्यक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न तरीके से की जाती है। भौतिक वैज्ञानिक इसे भौतिक पर्यावरण के रूप में उल्लेखित करते हैं। जीव वैज्ञानिक इसे जैविक पर्यावरण के रूप में देखते हैं तथा इसमें जैवमंडल के जीवित जीवों को सम्मिलित करते हैं। तो वहीं सामाजिक वैज्ञानिक इसे सामाजिक, आर्थिक, संगठनात्मक पर्यावरण के रूप में परिभाषित करते हैं। सामान्य शब्दों में पर्यावरण का आशय जैविक एवं अजैविक घटकों एवं उनके आसपास के वातावरण के सम्मिलित रूप से है, जो पृथ्वी पर जीवन के आधार को संभव बनाता है। अतः पर्यावरण एक प्राकृतिक परिवेश है जो पृथ्वी पर जीवन को विकसित, पोषित एवं समाप्त होने में मदद करता है। एनवायरनमेंट शब्द फ्रेंच भाषा के एनवायरोनेर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है घेरा हुआ या घेरना। तो फ्रेंच भाषा के एनवायरोनेर शब्द से लिया गया है, एनवायरोनेर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरी भौतिक एवं जैविक दशाओं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। जैसे ये पर्यावरण में वायुमंडल है, जलमंडल है, जीवमंडल है और स्थलमंडल है। तो जैसे ये जीव है, ये तो इस जीव के चारों ओर जो जो दशाएं हैं, चाहे वो जैविक हों चाहे वो अजैविक हों। जैविक में जैसे पौधे या सूक्ष्म जीव या कुछ और चीज़ें, और अजैविक में जल, वायु और स्थल या भूमि। चूंकि मनुष्य प्राकृतिक क्षेत्र से लेकर मानव निर्मित सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में रहता है, अतः ये सभी पर्यावरण का रचना करते हैं। प्रकृति में जीव केवल उपयुक्त वातावरण में ही जीवित रह सकते हैं। वे एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं एवं पर्यावरण के संपूर्ण जटिल कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं। पर्यावरण सभी जैविक तथा अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण है। पर्यावरण के विभिन्न अवयव एक दूसरे से जुड़े हुए और परस्पर आश्रित रहते हैं। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में जबकि दूसरे कारक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। पर्यावरण के घटक तथा पर्यावरणीय कारक, कंपोनेंट्स एंड एनवायरनमेंट एंड ऑफ एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंटल फैक्टर्स। चूंकि पर्यावरण एक भौतिक एवं जैविक संकल्पना है, अतः इसमें पृथ्वी के भौतिक या अजैविक तथा जैविक संघटकों को सम्मिलित किया जाता है। पर्यावरण की इस आधारभूत संरचना के आधार पर पर्यावरण को निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है: अजैविक या जैविक। अजैविक या भौतिक पर्यावरण में तीन चीजें: स्थलमंडलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण, जलमंडलीय पर्यावरण। ये पुनः पर्वत पर्यावरण, मैदान पर्यावरण, झील पर्यावरण, हिमनद पर्यावरण, मरुस्थल पर्यावरण में विभाजित होते हैं। फिर एक है जैविक पर्यावरण। इसमें वनस्पति पर्यावरण यानी कि फ्लोरल एनवायरनमेंट और जंतु पर्यावरण यानी कि फॉनल एनवायरनमेंट। पर्यावरण को वृहद तथा लघु स्तर पर समझा जा सकता है। यह क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय जलवायु की प्रवृत्ति तथा स्थानीय सूक्ष्म जलवायु द्वारा प्रदर्शित होता है। भौतिक पर्यावरण को जलवायु की दशाओं जो जैविक समुदायों के लिए विभिन्न प्रकार के निवास क्षेत्र का सृजन करती हैं की दृष्टि से भी विभाजित किया जा सकता है, जैसे उष्ण कटिबंधीय पर्यावरण, शीतोष्ण कटिबंधीय पर्यावरण, ध्रुवीय पर्यावरण आदि। भौतिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य रखने में
सामाजिक तथा आर्थिक पर्यावरण की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पर्यावरण के संघटकों को तीन प्रमुख भागों में विभक्त किया जाता है। पहला, भौतिक या अजैविक संघटक। इसके अंतर्गत स्थल, वायु, जल आदि सम्मिलित होते हैं। जैविक संघटक। इसके अंतर्गत पादप, मनुष्य समेत जंतु तथा सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं। ऊर्जा संघटक। सौर ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा को ऊर्जा संघटक के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। भौतिक या अजैविक संघटक, फिजिकल और एबायोटिक कंपोनेंट्स। भौतिक संघटक के अंतर्गत सामान्य रूप से स्थल मंडल, वायुमंडल तथा जल मंडल को सम्मिलित किया जाता है। इन्हें क्रमशः मृदा, वायु तथा जल संघटक भी कहा जाता है। ये तीनों भौतिक संघटक पारितंत्र के उपतंत्र होते हैं। भौतिक वातावरण वायु, प्रकाश, ताप, जल, मृदा जैसे कारकों से बना होता है। ये अजैविक कारक जीवों की सफलता का निर्धारण एवं उनकी बनावट, जीवन चक्र, शरीर क्रिया, विज्ञान तथा व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। जीवों के विकास तथा प्रजनन पर जैविक कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। वायुमंडल से आशय पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत गैसीय आवरण से है। पृथ्वी पर स्थित अन्य मंडलों की भांति वायुमंडल भी जैव व अजैव कारकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वायुमंडल की संरचना व संगठन जीवों व वनस्पति की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। वायुमंडल गैस, जलवाष्प एवं धूल कणों का मिश्रण है। वायुमंडल में उपस्थित गैस पौधों के प्रकाश संश्लेषण, ग्रीन हाउस प्रभाव तथा जीव व वनस्पतियों को जीवित रहने के लिए एक आवश्यक स्रोत है। वायुमंडल की संरचना के भाग क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल पर्यावरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। जल पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एकमात्र अकार्बनिक तरल पदार्थ है, जो कि संसाधन, पारिस्थितिकी या आवास के रूप में कार्य करता है। फिर से, जल पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एकमात्र अकार्बनिक तरल पदार्थ है, जो कि संसाधन, पारिस्थितिकी या आवास के रूप में कार्य करता है। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, जबकि यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। यह प्रक्रिया ही जल चक्र कहलाती है। जल जीवों की विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह वनस्पति प्रकार तथा उसके संगठन पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। जलीय तंत्र में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें जल में आंशिक रूप से घुली रहती हैं। साधारणतया गहरी झीलों व भारी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ वाले जलाशयों में पाद प्लवकों तथा अन्य जलीय जीवों की वृद्धि के लिए ऑक्सीजन सीमाकारी कारक का कार्य करती है। जल के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति का नियंत्रण वायु से तथा जलीय पौधों के प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न गैसों के विसर्जन द्वारा होता है। मृदा, सॉइल। मृदा भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत है, जो कि खनिज तथा आंशिक रूप से अपघटित कार्बनिक पदार्थों से निर्मित होती है। मृदा भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत है, जो कि खनिज तथा आंशिक रूप से अपघटित कार्बनिक पदार्थों से निर्मित होती है। मृदा का निर्माण शैलों का अपने स्थान पर अपक्षय वेदरिंग से या स्थानांतरित तलछटों का जल या वायु द्वारा अपर्दन इरोजन से होता है। मृदा में पौधों, फसलों, घास स्थल तथा वनों की वृद्धि होती है, जिन पर मानव भोजन, वस्त्र, रेशे, लकड़ी तथा निर्माण सामग्री के लिए आश्रित रहता है। मृदा का खनिज अवयव उसके मूल पदार्थों की खनिज तथा अपक्षय पर निर्भर करता है।
जैविक संघटक बायोटिक कंपोनेंट्स। पर्यावरण के जैविक संघटक का निर्माण 3 निम्नलिखित उपतंत्रों द्वारा होता है। जैविक संघटक जो हैं उनमें 3 चीजें आती हैं मुख्य रूप से, पादप जीव, सूक्ष्म जीव। यानी कि पादप मीन्स फ्लोरा, जीव मीन्स फौना, एंड ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पादप प्लांट। पादप जैविक संघटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि पौधे ही जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं जिनका उपभोग पौधे स्वयं करते हैं। साथ ही मानव सहित जंतु तथा सूक्ष्म जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से में इन्हीं पौधों पर निर्भर रहते हैं। पौधे पर्यावरण के विभिन्न संघटकों में जैविक पदार्थों तथा पोषक तत्वों के गमन को संभव बनाते हैं। हर पौधे अपना आहार स्वयं तैयार करते हैं, अतः वे स्वपोषित ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। जीव ऑर्गेनिजम्स। जीव स्वपोषित एवं परपोषित दोनों प्रकार के होते हैं, परंतु अधिकांशतः जीव परपोषित ही होते हैं। स्वपोषित जीव अपने आहार का निर्माण स्वयं करते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया, यानी कि साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये जो है जंतु में आता है, लेकिन यह एक स्वपोषित जीव है। स्वपोषित जीव अपने आहार का निर्माण स्वयं करते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में एवं ई क्लोरोटिका, एक प्रकार का समुद्री घोंघा जो शैवाल से क्लोरोफिल ग्रहण कर अपना भोजन स्वयं निर्मित करता है। परपोषित जीव अपने आहार हेतु अन्य साधनों पर निर्भर करते हैं। जैविक पदार्थों की सुलभता के आधार पर परपोषित जीव 3 प्रकार के होते हैं। एक मृत जीवी यानी कि सैप्रोफाइट्स, वे जीव जो मृत पौधों तथा जीवों से घुलित रूप में कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त करते हैं। परजीवी यानी पैरासाइट्स, वे जीव जो अपने आहार हेतु अन्य जीवित जीवों पर निर्भर करते हैं। प्राणी समभोजी होलोजोइक, वे जंतु जो अपना आहार अपने मुख द्वारा ग्रहण करते हैं। सभी बड़े जंतु इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, उदाहरणतः हाथी, गाय, बैल, ऊंट आदि। सूक्ष्म जीव ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सूक्ष्म जीवों को वियोजक यानी डीकम्पोजर्स भी कहते हैं। ये मृत पौधों, जंतुओं के जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं। वियोजन प्रक्रिया के दौरान ये अपना आहार भी ग्रहण करते हैं, साथ ही इन्हें सरल रूप में रूपांतरित कर हरे पौधों हेतु पुनः उपलब्ध कराते हैं। सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत सूक्ष्म बैक्टीरिया तथा कवक, फंजाई सम्मिलित हैं। यहाँ पे एक चार्ट है। प्लांट है उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर है। फिर ये है उपभोक्ता, इसको खाने वाला। फिर ये है जो इसको खाएगा। फिर लास्ट में है बैक्टीरिया, कवक, जो डीकम्पोज कर देंगे सभी सड़े मरे हुए जीव और जंतुओं को। ऊर्जा संघटक एनर्जी कंपोनेंट्स। इसके अंतर्गत सौर प्रकाश, सौर विकिरण तथा उसके विभिन्न पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है, अतः इसे विद्युत चुंबकीय विकिरण भी कहा जाता है। सूर्य की बाह्य सतह की अत्यंत तापदीप्त गैसें नीचे से गर्म होने पर ऊर्जा का उत्सर्जन करती हैं, जिन्हें फोटॉन कहते हैं। यानी जो सूर्य का प्रकाश आता है पृथ्वी पर, उसको फोटॉन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर
प्राप्त सौर ऊर्जा को पृथ्वी की सतह पर, यानी अर्थ, जो पृथ्वी हमारी धरती, उसकी सतह पर जो आती है सूर्य की किरणें, तो पृथ्वी की सतह पर प्राप्त सौर ऊर्जा को सूर्यातप, इंसोलेशन या सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन कहते हैं। पृथ्वी की क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल, ऐसे क्षैतिज सतह पर पहुंचने वाले सकल सौर विकिरण को भूमंडलीय विकिरण यानी ग्लोबल रेडिएशन कहते हैं। सूर्य की यह ऊर्जा पृथ्वी के तापमान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो पृथ्वी के सभी जीवों के क्रियाकलापों एवं भौतिक पर्यावरण को भी प्रभावित करती हैं। ऊर्जा संघटक के अंतर्गत प्रकाश तथा तापमान को सम्मिलित किया जाता है। सूर्य, यहाँ से आती है सौर ऊर्जा, जो पौधे ग्रहण करते हैं, फिर पौधे छोड़ते हैं ऑक्सीजन और लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, फिर पौधे को खाते हैं शाकाहारी जीव, और कुछ मांसाहारी जीव भी खाते होंगे पौधों को। फिर इन शाकाहारी जीवों को जब मर जाते हैं ये, तो बैक्टीरिया, ये सारे कवक जो हैं उसको अपघटित कर देते हैं, वियोजित कर देते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं, यानी उनको कहा जाता है डीकम्पोजर। फिर डीकम्पोजर जो है पौधों को भी डीकम्पोज करते हैं। फिर ये डीकम्पोजर वायुमंडल में या मृदा में मिल करके उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मृदा, पोषक तत्व एवं जल। तो ये है जो कि पौधे के लिए उपयोगी है, और अपघटक इसको इसमें मिल करके इसकी शक्ति को, उर्वरा शक्ति को, फर्टिलिटी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा देते हैं। प्रकाश, लाइट। पृथ्वी पर अवस्थित प्रायः सभी जीवों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य ही ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सौर स्पेक्ट्रम दृश्य, प्रकाश एवं लंबी तथा सूक्ष्म तरंग विकिरण से निर्मित होती है। सूक्ष्म तरंग विकिरण में कॉस्मिक किरणें, एक्स किरणें तथा पराबैंगनी किरणें पाई जाती हैं, जिनका तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से कम होता है। प्रकाशीय स्पेक्ट्रम के दृश्य स्पेक्ट्रम, जिनकी तरंग दैर्ध्य 400 से 700 नैनोमीटर होती है, वे प्रकाश संश्लेषण, सक्रिय विकिरण, फोटोसिंथेसिस, एक्टिव रेडिएशन PAR कहलाती हैं। साथ ही अवरक्त तरंग दैर्ध्य इनफेयर्ड वेवलेंथ 740 नैनोमीटर से ज्यादा होती है। समताप मंडल में स्थित ओजोन द्वारा पराबैंगनी तरंग दैर्ध्य विकिरण, तरंग दैर्ध्य की लंबाई 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर का तेजी से अवशोषण हो जाता है। इस कारण पराबैंगनी विकिरण का सिर्फ अल्प भाग ही पृथ्वी तल तक पहुंचता है। तरंग दैर्ध्य के आधार पर पराबैंगनी विकिरणों, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस 3 प्रकार के होते हैं। एक UVC, जिसका तरंग दैर्ध्य है 100 से 280 नैनोमीटर। एक UVB 280 से 300 नैनोमीटर। एक UVA 320 से 400 नैनोमीटर। तो UVA, UVB, UVC। तो UVA का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, तो UVC से शुरू करें तो UVC 100 से 280, बी वाला 280 से 320, बस 40 का अंतर, फिर 320 से 400। तो UVC 200 से 100 से 280, UVB 280 से 320, फिर UVA 320 से 400 नैनोमीटर का तरंग दैर्ध्य पाया जाता है। यहाँ पे पूरा स्पेक्ट्रम है, प्रकाशीय स्पेक्ट्रम, कि जैसे सूर्य की किरणें आ रही हैं, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं, तो एक है कॉस्मिक रेज। जैसे सूर्य है, इसकी प्रकाश आती है तो इसमें अलग अलग
पावर क्षमता अलग अलग तरंग दैर्ध्य की किरणें आती हैं। उसमें से एक है कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक रेज, एक है गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रडार, रेडियो, ब्रॉडकास्ट बैंड। इन सबको कहा जाता है, एक होता है अल्ट्रावायलेट यूवी रेज, एक होता है विजिबल लाइट, एक होता है इंफ्रारेड। तो विजिबल लाइट जो होता है उसमें 7 रंगे होते हैं, जिनको कहा जाता है विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, और एक ऑरेंज भी तो होता है। इन तीनों में यूवीसी विकिरण घातक होती है, क्योंकि यूवीसी विकिरण का तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है, एकदम तंतना कैसे आती, खूब उसका जो तरंग दैर्ध्य की लंबाई है बहुत कम होती है। मान लो ये तरंग है, इसको कहते हैं श्रृंग, इसको कहते हैं गर्त, फिर इसको कहेंगे श्रृंग, इसको कहेंगे गर्त। तो एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग के बीच की जो लंबाई होती है इसको कहते हैं तरंग की लंबाई या तरंग दैर्ध्य। या एक गर्त से दूसरे गर्त के बीच की जो लंबाई होती है इसको भी हम कह सकते हैं तरंग दैर्ध्य, यानी कि वेवलेंथ। तो जो यूवीसी होता है इसका वेवलेंथ बहुत कम होता है, मीन्स ऐसे ये वेव है और ये है वेवलेंथ, तो बहुत कम होता है। और एक मान लीजिए वेव ये है, तो इसमें वेवलेंथ ज़्यादा है, तो यूवीसी का वेवलेंथ ऐसा होता है बहुत कम। इसीलिए जिसका तरंग दैर्ध्य बहुत कम होगा, जैसे अल्ट्रावायलेट सी वाला, तो वो बहुत ज़्यादा घातक होती है। साथ ही यूवीबी भी जीवों के लिए अत्यधिक हानिकारक है। पौधों पर प्रकाश का प्रभाव, पौधों पर प्रकाश का प्रभाव क्या होता है? पौधों के लिए प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, पौधों के लिए प्रकाश की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ, तीव्रता इंटेंसिटी और अवधि पीरियड दिन की अवधि बहुत महत्वपूर्ण है। अक्षांश तथा दिन के समय के अनुसार प्रकाश की तीव्रता परिवर्तित होती रहती है। ध्यातव्य है कि प्रकाश द्वारा पौधों में प्रकाश संश्लेषण, वृद्धि तथा प्रजनन प्रभावित होते हैं। प्रकाश पुष्पन, बीज अंकुरण और पादप वृद्धि आदि क्रियाओं में मुख्य भूमिका निभाते हैं। पौधों तथा फसलों में पुष्पन तथा और फलन, फ्रूटिंग जैसी क्रियाएं प्रकाश की अवधि द्वारा नियंत्रित होती हैं। बहुत से प्राणियों में प्रवासिता, माइग्रेशन, शीत निष्क्रियता जिसको कहते हैं हाइबरनेशन, तथा प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन व्यवहार को निर्धारित करने में भी प्रकाश की भूमिका होती है। जलीय तंत्र पर प्रकाश का प्रभाव। जलीय तंत्र में अधिकांश जैविक क्रियाएं प्रकाश की उपलब्धता द्वारा नियंत्रित होती हैं। गहरे पानी जैसे समुद्र और झील तंत्र में पौधे के लिए प्रकाश सदैव एक सीमित कारक होता है। जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति से उत्पादक तथा उपभोक्ता की उपस्थिति निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए पाद प्लावक, फोटोप्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन जल की प्रकाशित सतह पर रहते हैं, जबकि नितलस्थ यानी कि बेंथिक जीव झील के तलछट पर रहते हैं। प्रकाश की वेधन क्षमता यानी कि पेनिट्रेशन के आधार पर झील को 3 भागों में बांटा गया है। एक वेलांचल क्षेत्र यानी कि लिटोरल जोन, झील के किनारे पर
छिछला जल होता है जहाँ पर अधिकतर जड़ युक्त वनस्पति उगती है। इसमें प्रकाश छिछले पानी को भेदते हुए जाता है, तो इसे कहते हैं वेलांचल क्षेत्र, लिटोरल जोन। एक होता है सरोजाबी क्षेत्र यानी कि लिम्नेटिक जोन। वेलांचल के आगे का खुला जल क्षेत्र सरोजाबी क्षेत्र कहलाता है, जहां पाद प्लवक फाइटोप्लैंक्टन प्रचुरता से वृद्धि करते हैं। जल की स्वच्छता के आधार पर इस क्षेत्र में प्रकाश 20 से 40 मीटर तक की गहराई में पहुंच सकता है। इसे कहते हैं सरोजाबी क्षेत्र, वेलांचली क्षेत्र, सरोजाबी क्षेत्र, लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन। फिर एक है गहरा क्षेत्र यानी कि एबाइजल जोन। वह अंधकार क्षेत्र जहां प्रकाश की पहुंच नहीं होती है उसे गहरा क्षेत्र कहते हैं। झीलों व तालाबों की तलीय मिट्टी नितलस्थ क्षेत्र बेंथिक जोन बनाती हैं, जो कि नितलस्थ जीवों जैसे घोंघा, स्लगों और सूक्ष्म जीवों का आवास स्थल होता है। यहाँ पे है क्षेत्र, ये है जल, इसे कहते हैं स्थलीय पौधे। फिर जहाँ तक पौधे जड़ बना करके रह रहे हैं उसे कहते हैं वेलांचल क्षेत्र। तो डूबे हुए पौधे, तैरते हुए पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं, और जलमग्न पौधे यानी कि डूबे हुए पौधे पाए जाते हैं। फिर एक है सरोजाबी क्षेत्र, खुला क्षेत्र। तो यहाँ पे प्रकाश 20 से 40 मीटर जा सकता है अगर जल की शुद्धता के आधार पर। फिर इसके और गहरे में जाएंगे तो उसे कहते हैं क्या, गहरा क्षेत्र, एबाइजल जोन। तो वेलांचल यानी कि लिटोरल, सरोजाबी यानी कि लिम्नेटिक, फिर और आगे जाएंगे तो एबाइजल या फिर गहरा क्षेत्र। तो वेलांचल, सरोजाबी, खुला क्षेत्र, गहरा क्षेत्र। वेलांचल, सरोजाबी, गहरा क्षेत्र, लिटोरल, लिम्नेटिक, एबाइजल जोन। तापमान, टेम्परेचर। तापमान किसी पदार्थ के गर्म या ठंडा होने का परिमाण होता है। धरातलीय गुण भी तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा सौर विकिरण को अधिक परावर्तित किए जाने के कारण इस क्षेत्र में तापमान कम होता है, जिसका प्रभाव यहाँ की वनस्पति एवं जीव जंतुओं पर देखने को मिलता है। जबकि रेतीले क्षेत्र द्वारा सौर विकिरण के अधिक अवशोषण के कारण तापमान अधिक होता है। इसी प्रकार विभिन्न ताप कटिबंधों में ताप की विषमता जीव तथा वनस्पतियों की प्रकृति को प्रभावित करती हैं। पृथ्वी की सतह पर ऊर्ध्वाधर तापमान प्रवणता यानी खड़े खड़े, पृथ्वी की सतह पर ऊर्ध्वाधर तापमान प्रवणता ताप ह्रास दर, लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर कहलाती है, जो कि औसतन प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अर्थात धरातल से ऊंचाई पर जाने से तापमान में कमी आती है। जलवायु की स्थिति, पौधों की वृद्धि, अनुक्रिया तथा जीवों के क्रियाकलापों पर तापमान का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तापमान पौधों के लिए उद्दीपन का कार्य कर उनकी वृद्धि को निर्धारित करती हैं।